हाँ बच्चों ध्यान दो इधर। आपका जो ये चैप्टर चल रहा है विज्ञान के अंतर्गत जीव जन्म कैसे करते हैं, इसमें आपको 2 पॉइंट पढ़ना है। एक तो पुष्पित पादपों में लैंगिक जनन के विषय में लोगों को पढ़ाया गया है, जैसे कि अलैंगिक जनन हो गया, कायिक जनन हो गया। अब लैंगिक जनन इस समय चल रहा है, तो पुष्पित पादपों में लैंगिक जनन और दूसरा पॉइंट पढ़ना है में जंतुओं में लैंगिक जनन। ठीक, तो हम इस समय ये पढ़ रहे थे पुष्पित पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है, जिसके लिए हमने कई सारी चीजें बताई कि पुष्प पौधे का जन्म होता है, पुष्प में नर जनन अंग पुंकेसर, मादा जनन स्त्री केसर होता है। पुंकेसर में परागकोश पाया जाता है जिसमें परागकण बनते हैं। परागकण नर प्रथम कोशिका होती है, परागकण नर प्रथम कोशिका होती है, जबकि स्त्री केसर में अंडाशय होता है। अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है। बीजांड में भ्रूणकोश का निर्माण होता है। भ्रूणकोश मादा प्रथम कोशिका होती है। परागकण जब परागकोश से निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इस क्रिया को कहा जाता है परागण। परागण करने के पश्चात परागकण का पुनः अंकुरण होता है, विकास होता है वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र में निकलने वाले जल एवं मकरंद को अवशोषित करके परागकण खोल जाते हैं। परागकण के अंदर पाई जाने वाली जो ट्यूब न्यूक्लियाई है वो पोलन ट्यूब का निर्माण करती है, परागनलिका का निर्माण करती है, तथा उसमें जो जनरेटिव सेल होती है वो विभाजित होकर के 2 कुमड़ का निर्माण करती है। उन कुमड़ों को क्या कहा जाता है? उन्हें कहते हैं एंथ्रोजॉइड्स। एंथ्रोजॉइड यही है नर युग्मक, इनको कुमड़ भी कह सकते हैं। कुमड़ ये क्या है? इन्हें हम कहते हैं नर युग्मक। क्या कहते हैं? नर युग्मक। और अंड कोशिका अर्थात भ्रूण कोश में पाई जाने वाली जो अंड कोशिका होती है, भ्रूण कोश में पाई जाने वाली अंड कोशिका, ये एग सेल, इस एग सेल को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सेल को मादा युग्मकोद्भिद। ठीक, तो आप लोग ये जान गए कि नर युग्मकोद्भिद होता है कुमड़ एंथ्रोजॉइड और मादा युग्मकोद्भिद होती है अंडाणु। क्या होती है? अंडाणु या एग सेल। तो हमें इससे आगे अब क्या पढ़ना है? इसके आगे में पढ़ना है निषेचन। क्या पढ़ना है? हमने बताया था कि निषेचन को अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तो निषेचन आप लोग देखिए, निषेचन क्या होता है। पहले तो निषेचन की परिभाषा क्या हो जाएगी? नर तथा मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। जिसमें नर युग्मक क्या होता है? कुमड़। और मादा युग्मक क्या होता है? अंडकोशिका। ये दोनों मिलकर के निषेचन क्रिया कहलाती है। निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है, जाइगोट। क्या बनता है? युग्मनज के फलस्वरूप जाइगोट बनता है। निषेचन के फलस्वरूप निषेचन के फलस्वरूप या पश्चात निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज, इसी को हम बोलते हैं जाइगोट। युग्मनज का निर्माण होता है। तो नर युग्मक जिसको हम कोमल कहते हैं,
प्लस मादा युग्मक, जिसे हम अंडकोशा कहते हैं, ये दोनों जब जुड़ते हैं तो बनता है युग्मनज, जिसे जायगोट। और यही जायगोट आगे चल करके भ्रूण बनाता है। क्या बनाता है? भ्रूण। और इसी भ्रूण से फिर पादप कोशिकाओं में बीज का निर्माण होता है। ठीक, युग्मनज से क्या बनता है? युग्मनज से भ्रूण बनता है और भ्रूण से बीज का निर्माण होता है। नोट कर लीजिए इसको। तो ये निषेचन की परिभाषा हो गई। अब आवृत्तिबीजी या पुष्पी पौधों में निषेचन की क्रिया कैसे होती है इसको भी देखना है। ठीक, तो इसे समझने के लिए देखिए हम चित्र बना रहे हैं। चित्र में समझिए निषेचन कैसे होता है। वैसे तो आवृत्तिबीजी में निषेचन डबल होता है, दो निषेचन। क्या होता है? दो निषेचन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर निषेचन की क्रिया दो बार होती है। ध्यान दीजिए कैसे होती है। ये आपका रहा भ्रूणकोश। भ्रूणकोश में 3 कोशिकाएं होती हैं ऊपर की ओर। इन तीनों कोशिकाओं को क्या कहते हैं? प्रतिमुख कोशिका। क्या कहते हैं? प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। बीच में एक कोशिका होती है जिसमें 2 केंद्रक होते हैं, इसको द्वितीयक केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वितीयक केंद्रक। नीचे की ओर एक बड़ी कोशिका होती है और उसके बगल में 2 छोटी कोशिकाएं होती हैं। इन दोनों छोटी कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहा जाता है। और इस बड़ी कोशिका को क्या कहते हैं? अंडकोशा। हाँ, अंडकोशा या एग सेल। ठीक, अब देखिए जब इधर परागकण ये परागकण है। परागकण में एक होती है ट्यूब न्यूक्लियाई और एक होती है जनरेटिव न्यूक्लियाई। जब ये परागकण उड़ करके कहाँ पड़ता है? वर्तिकाग्र पर आता है, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर। तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। तुम्हें यहाँ परागण नहीं समझना, हमें क्या समझना है? निषेचन। परागकण वर्तिकाग्र पर जब पहुंच जाता है तो वो वर्तिकाग्र से म्यूकस, जल, मकरंद आदि को अवशोषित करता है और अंकुरित होता है। क्या होता है? अंकुरित। तो अंकुरण के समय क्या क्या परिवर्तन होता है कि जो ट्यूब न्यूक्लियाई होती है वो ट्यूब न्यूक्लियाई अंताभिपी को, अंताचोल को बाहर निकाल करके, यहाँ बाह्यचोल में एक छिद्र होता है। बाह्यचोल में क्या होता है? छिद्र। तो बाह्यचोल के छिद्र से ये अंताचोल बाहर की ओर निकल कर एक संरचना बनाती है नलिकाकार, उसे पराग नलिका कहते हैं। पराग नलिका, पराग नलिका। और ये जो जनरेटिव सेल होती है, ये जनरेटिव सेल समसूत्र विभाजन करके द्विकासावीय, जिसमें 2 कासाविकाएं पाई जाती हैं, द्विकासाविकी 2 एंथ्रोजॉइड अर्थात कुमड़ का निर्माण कर लेती है। ठीक, अब इधर ये पराग नलिका वर्तिका से होते हुए, कहां से? वर्तिका से होते हुए बढ़ती
और बढ़ करके बीजांड के बीजांड द्वार से होते हुए बीजांड के बीजांड द्वार से प्रवेश करते हुए कहाँ पहुंचती है? ये पहुंचती है भ्रूण कोश में। और भ्रूण कोश की जो सहायक कोशिकाएं हैं वो पराग नलिका को अंदर आने में सहायता करती है। पराग नलिका जो इसी सहायक कोशिका के माध्यम से कहां पहुंच जाती है? भ्रूण कोश के अंदर। जब भ्रूण कोश के अंदर पहुंचती है तो ये तो या फट जाती है या इसके दो भाग बन जाते हैं। ये इस प्रकार। अब इसी समय इस पराग नलिका में ये दोनों शुक्राणु तैरते हुए आते हैं। दोनों शुक्राणु तैरते हुए आते हैं। अब एक शुक्राणु तो यहां पहुंच जाता है, इसके पास द्वितीय केंद्र के पास, और एक शुक्राणु पहुंच जाता है अंडकोशा के पास। ठीक, चित्र में समझ आ रहा है? एक शुक्राणु तैरते हुए पराग नलिका के माध्यम से पहुंचता है किसके पास? द्वितीय केंद्र के पास, और एक शुक्राणु पहुंचता है अंडकोशा के पास। तो ये शुक्राणु अंडकोशिका से निषेचित होता है और बनाता है युग्मनज। इसे कहते हैं वास्तविक निषेचन। कौन सा निषेचन? वास्तविक निषेचन। और ये दूसरा निषेचन जो होता है इससे बीज तो नहीं बनता है, इसलिए इसको वास्तविक निषेचन नहीं कहेंगे, बल्कि इसको असत्य निषेचन कह सकते हैं। लेकिन यहाँ ये द्वितीय केंद्रक है, इसमें एक केंद्रक है और इसमें एक केंद्रक है। जब दो और एक तीन केंद्रक आपस में जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? एक तृतीय केंद्रक की संरचना बनती है। कौन संरचना बनती है? तृतीय केंद्रक की संरचना बनती है, जिसमें तीन केंद्रक होते हैं। और यही तृतीय केंद्रक की संरचना आगे चल करके क्या बनाती है? भ्रूण कोश बनाती है। भ्रूण कोश, एंडोस्पर्म का निर्माण करती है, जो कि त्रिगुणित होती है। क्या होती है? त्रिगुणित। इसे त्रिसंलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिसंलयन। इस क्रिया को क्या कहते हैं? त्रिसंलयन। और यहाँ क्या होता है? ये द्विगुणित, एक द्विगुणित, दोनों केंद्रक आपस में जुड़ गए। यहाँ तीन केंद्रक आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन बना तीन केंद्रकों से ही, और यहाँ दोनों केंद्रक आपस में जुड़ जाते हैं तो ये 2 संरचना बनती है। इसको कहते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं? युग्मनज। तो हमने देखा एक बार निषेचन की क्रिया द्वितीय केंद्रक के साथ हुई और एक बार निषेचन की क्रिया अंडकोशिका के साथ हुई। तो निषेचन कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ। इसलिए यहाँ पर निषेचन आवृत्तबीजी पौधों में पौधों में द्विनिषेचन होता है। क्या होता है? द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक, जिसका हमने आपको फिगर में समझा दिया कैसे होता है। बनाइए, इधर ध्यान दो। निषेचन की एक पूरी प्रक्रिया हुई। आवृत्तबीजी पौधों में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। एक बार निषेचन के फलस्वरूप तृतीय केंद्रक युक्त भ्रूणकोश बनता है, या भ्रूणकोश बने हुए भ्रूण का पोषण करता है। और जो ये भ्रूण है, भ्रूण का निर्माण कैसे होता है? यहाँ जो शुक्राणु आता है, एक शुक्राणु अंडकोशा को निषेचित करके क्या बनाता है? युग्मनज। इस युग्मनज में विभाजन होता है, जिससे भ्रूण बनता है, भ्रूण से बीज बनता है। तो आप देखेंगे आगे निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन। देखिए पॉइंट, निषेचन के पश्चात कौन कौन से परिवर्तन पुष्प में होते हैं? पुष्प में परिवर्तन है।
निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन। कहा पुष्प में, कहा तो देखिए क्या होता है कि निषेचन क्रिया जब पूर्ण हो जाती है, इधर युग्मनज का निर्माण हो जाता है और भ्रूणकोश का निर्माण हो जाता है। तो अंडकोशा बीजांड के अंदर ये प्रक्रिया होती है। बीजांड चारों तरफ से अध्यावरण से घिरा रहता है, अध्यावरण कठोर हो जाती है। अध्यावरण क्या हो जाती है? कठोर, जो बीज का आवरण बना देती है। किसका आवरण? बीज। जैसे आप लोगों ने देखा है आम में बीज का आवरण कठोर होता है बीज। नीम देखे होंगे, नीम कौर जो होती है उसको देखे होंगे, उसके अंदर बीज क्या होता है? यही अध्यावरण जो बीजांड का अध्यावरण होता है, बीजांड का अध्यावरण ये ऐसे चारों इधर फैला रहता है, इधर फैला रहता है। यही अध्यावरण क्या बनाता है? बीज का आवरण। क्यों? क्योंकि इसी में बीज बनता है, भ्रूण यही बनता है, भ्रूण से धीरे धीरे बीज बन जाता है, बीज चारों तरफ से अध्यावरण द्वारा घिर जाता है और ये अध्यावरण बीजा आवरण बनाता है, बीज आवरण बनाता है और वो कठोर भित्ति के रूप में बन जाता है। ठीक। और जो पूरा अंडाशय होता है, ये पूरा अंडाशय, ये अंडाशय, खुला हुआ अंडाशय क्या बनाता है? फल बनाता है, फल। जैसे आम में देखा आप लोगों ने, जो आम का गूदेदार भाग है वो कहां से बना? अंडाशय से। ठीक। अच्छा, बीजांड के अंदर जो युग्मनज बना है पहले, उस युग्मनज में कई बार विभाजन होता है जिससे भ्रूण बनता है, भ्रूण आगे चल करके बीज बनता है। ये परिवर्तन हुआ और उसके बाद अध्यावरण कठोर हो जाते हैं, जो बीज का आवरण बना लेते हैं। और अंडाशय का जो नीचे वाला ओवरी वाला भाग है, खुला हुआ भाग जिसमें बीजांड रखा हुआ है, वो चारों तरफ से गूदेदार हो जाता है और फल का निर्माण कर लेता है। ठीक। इस दौरान जो पौधे के शेष भाग होते हैं, पौधे के शेष भाग है, पौधे के शेष भाग मतलब पुष्प के शेष भाग, भाई पौधे के नहीं, पुष्प के शेष भाग, जैसे कि वर्तिका हो गया, वर्तिकाज हो गया, यहाँ से निकला हुआ ये भाग क्या है? ये पुंकेसर है और पंखुड़ियां निकली हुई है, ये है, ये बात, ये पुष्पासन है। ठीक। और इसी के नीचे क्या पाया जाता है? पंखुड़ियों के नीचे बायोदल पाया जाता है। तो जब निषेचन क्रिया हो जाती है, निषेचन परिपक्व रूप से एकदम मतलब इसमें बीज बन जाता है, तब धीरे धीरे ये आइटम पुंकेसर गिर जाता है, पंखुड़ियां गिर जाती है, बाह्यदल पुंज जो होते हैं, बाह्यदल पुंज ये गिर जाते हैं, ये सब गिर जाते हैं। ठीक। किसी में और बचता केवल क्या है? केवल ओवरी बचती है, बस ओवरी फल के रूप में केवल अंडाशय बचता है और सब गिर जाते हैं। सभी पार्ट, पुष्प के सभी पार्ट, चाहे वो पुंकेसर हो या फिर बाह्यदल पुंज हो या दलपुंज हो, ये सभी गिर जाते हैं, केवल बचता क्या है? अंडाशय। अच्छा, कुछ फलों में बाह्यदल पुंज बचा रह जाता है, वो चिरस्थायी होता है, जैसे बैगन में, टमाटर में देखा होगा ना, बैगन में, टमाटर में ऊपर देखिए वो लगा रहता है कैप, हरे रंग की कैप लगी रहती है, वो बाह्यदल पुंज ही है, वो चिरस्थायी होता है, उस दिन लगा होता है, वो गिरता नहीं है। ठीक। गेंदे के पुष्प देखिए, गुलाब के पुष्प देखिए, उसको हम निकाल सकते, निकल जाता है, वो चिरस्थायी नहीं होता है। ठीक। तो ये परिवर्तन आते हैं। अच्छा, कुछ फलों का निर्माण अंडाशय से नहीं होता है, उन्हें असत्य फल कहते हैं। जैसे सेब क्या है? असत्य फल है। नाशपाती असत्य फल है? उधर कटहल, ये भी असत्य फल है।
इन सब फलों का निर्माण किससे नहीं होता है? अंडाशय से नहीं होता है, इसलिए इनको असत्य फल कहा जाता है। और जिन फलों का निर्माण अंडाशय से होता है उन्हें सत्य फल कहते हैं। जैसे आम, नीम, पपीता, ये सब क्या है? सत्य फल। सत्य फल और असत्य फल। बहुत सारे फल ऐसे हैं जिनका निर्माण अंडाशय से होता है, उन्हें सत्य फल कहते हैं। और कई सारे फल ऐसे हैं जिनका निर्माण अंडाशय से नहीं होता, उन्हें असत्य फल कहते हैं। असत्य फल में एग्जाम्पल हमने दिया आपका क्या? सेब है, नाशपाती है, कटहल है, स्ट्रॉबेरी है, ये सब असत्य फल है। ठीक, तो ये हो गई पॉइंट आपका। ये पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन, पुष्पी, अब इसको इस पॉइंट में हम इसको दे सकते थे, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन था, है ना? ये भी चल रहा था, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ये आपका समाप्त हुआ। इस प्रकार से लैंगिक जनन के दौरान, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के दौरान फल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? फल। अच्छा, फल के अंदर बीज, फल के अंदर बीज, बहुत सारे बीज होते हैं जिसमें दो पत्र बनते हैं, तो उनको कहते हैं द्विबीजपत्री। और बहुत सारे बीज ऐसे होते हैं जिनमें एक ही बीज पत्र होता, दो भागों में नहीं बनता, एक बीज पत्री कहते हैं। जैसे मक्का, गेहूं, चावल, जौ, जई, गन्ना, ये सब क्या है? एक बीज पत्री। जबकि दालें, चना, अरहर, मटर, सोयाबीन और भी आम, नीम, ये सब क्या है? दो बीज पत्री। क्या है? दो बीज पत्री। समझ गए ना? किसी फल के अंदर बीज जो होता है उस बीज के दो बराबर भाग हो सकते हैं, उन्हें द्विबीजपत्री। और फल के अंदर पाया जाने वाला बीज अगर दो बराबर भागों में ना बटे तो वो एक द्विबीजपत्री। तो गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना, जौ, जई, ये क्या है? एक बीजपत्री है। और उसके बाद फिर क्या है? जो शेष बचते हैं वो द्विबीजपत्री है। ठीक, अब इस पुष्पी पात्र में लैंगिक जनन आपका खत्म हुआ। अब आपका अगला पॉइंट जो शुरू होगा वो शुरू होगा जंतुओं में लैंगिक जनन। और जंतुओं में जो लैंगिक जनन पढ़ाया जाएगा वो आपको पढ़ाया जाएगा मानव में लैंगिक जनन। ठीक, जो आप देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।